आगे तवान टॉम को कहती है, क्या तुम सच में शादी के बाद अपने आप को रोक पाओगे मुझे छूने से? और तवान टॉम को चिढ़ाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगती है, तो टॉम उसके चाल में नहीं फंसता, उल्टा उसे ही अपने चाल में फंसा लेता है और कहता है, मेरा छोड़ो, क्या तुम अपने आप को रोक पाओगी मुझे छूने से? और टॉम उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, तो तवान कहती है, रुक जाओ, और तुम जो भी मेरे बारे में सोच रहे हो ना, वो तुम्हारे सपने में ही पूरा होगा, और मैं कोई अंधी नहीं हूँ जो तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं। वेल तवान कह तो देती है कि वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे चलकर तो वो उससे बेइंतहा प्यार करेगी। आगे दोनों फैमिली मिलकर दोनों बच्चों का रिश्ता फिक्स कर देते हैं और जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवाने की प्लानिंग करते हैं। आगे तवान उन लोगों को कहती है, मैंने एक्टिंग अच्छी की ना, उन लोगों को पूरा बिलीव हो गया है कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। तो नोई कहती है, तुमने एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी की है, उन लोगों को शक भी नहीं हुआ, तुम तो सच में झूठ बोलने में माहिर हो। तो योट कहता है, अभी तो उन लोगों को हम लोगों की बातों पर यकीन हो गया है, लेकिन अगर उन्हें सच्चाई के बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे? तो वो लोग ये बात सुनकर तो पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। आगे तेको जब तवान की शादी के बारे में पता चलता है तो वो तवान से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तवान की माँ को होश आ जाता है, जिस वजह से उसकी बात अधूरी रह जाती है। तो तवान की मॉम जैसे ही उठती है तो वो घर जाने की जिद करती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में रहकर हॉस्पिटल बिल नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसकी बेटी के पास इतने पैसे नहीं है जो वो हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड कर सके। तो उसकी बेटी कहती है, माँ आप टेंशन क्यों लेती हो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी, बस आप यहाँ पर आराम करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो और बाकी की बात मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? और तवान अपनी मॉम को समझा बुझाकर शांत कर देती है। आगे टॉम अपने एक कलीग को देखने के लिए हॉस्पिटल आया होता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से तवान से हो जाती है। तो तवान जैसे ही टॉम को देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो टॉम तवान से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो तवान झूठ बोलती है कि वो अपनी दोस्त की माँ से मिलने के लिए आई थी। तो सोपिता टॉम को कहती है, क्या ये लड़की वही है तुम्हारी होने वाली दुल्हन? तो टॉम कहता है, हाँ ये वही लड़की है। और यहाँ पर टॉम इन दोनों को एक दूसरे से मिलवाता है। तो यहाँ पर दोनों सौतन एक दूसरे को देख कर तो खाने को ही दौड़ती है, क्योंकि सोपिता को तवान बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये बात वो अपने बातों से जाहिर करती है और तवान ये सब नोटिस भी करती है। आगे वही अपने बेटे को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने तुम दोनों के लिए स्टोर बुक कर दिया है, इसलिए तुम दोनों जाकर अपने शादी के जोड़े को ट्राई कर लो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो टॉम जाने से मना कर देता है, पर अपनी मॉम की जिद की वजह से उसे जाना पड़ता है। तो टॉम सीधा तवान को कॉल करता है और उसे बताता है कि मॉम ने हम दोनों के लिए ड्रेस की अपॉइंटमेंट ली है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। तो तवान कहती है, आज मैं बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकती, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम अपना ट्राई कर लो। और वो ये कहकर कॉल कट कर देती है। तो सोपिता कहती है, अगर तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे साथ नहीं जा रही तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं दुल्हन का जोड़ा ट्राई कर लूंगी। और तवान को देखकर लग रहा है कि उसे मेरी ही फिटिंग आएगी। तो टॉम कहता है, तुम बहती गंगा में हाथ धोना चाहती हो ना? तो सोपिता कहती है, मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकी, कम से कम मैं दुल्हन का जोड़ा तो ट्राई कर सकती हूँ ना? और सोच लो, मेरे अलावा तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। तो टॉम सोपिता को अपने साथ स्टोर पर लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात तवान से हो जाती है। तो टॉम कहता है, तुम यहाँ पर हो, तुम्हें भी मॉम ने कॉल किया ना? अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो पहले ही बता देती, हम दोनों साथ आ जाते। तो बेचारी तवान टॉम को देखकर तो पूरी तरह डर जाती है और वो उसे क्या बताती कि वो यहाँ पर एक मेड का काम करने के लिए आई है, ना कि ड्रेस ट्राई करने के लिए। तो सोपिता को तवान को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हारी दुल्हन आ गई है तो अब मेरा यहाँ पर क्या काम, मैं चलती हूँ। और सोपिता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे वो दोनों ड्रेस ट्राई करने के लिए अंदर चले जाते हैं। उसके बाद तवान बहुत ही प्यारा वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती है। तो टॉम जैसे ही तवान को इस अवतार में देखता है वो तो उसे देखता ही रह जाता है और उसकी नजरें भी तवान से नहीं हटती। तो तवान कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ? तो टॉम कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और उसकी मॉम कहती है, फोटो क्लिक करना मत भूलना, ठीक है? ताकि मैं भी देख सकूं कि मेरे बेटे बहू शादी के जोड़े में कैसे लग रहे हैं। आगे वो दोनों शादी के जोड़े में एक दूसरे के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं और इस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे वही जब अपने बेटे और बहू को शादी के जोड़े में देखती है तो वो उन्हें देखकर फूले नहीं समाती और वो ये वेडिंग फोटो अपनी बेटी को भी शेयर कर देती है। तुमने ये क्या किया? तुमने नोई को फोटो सेंड कर दी? हमने नोई को अभी तक उसके भाई की शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और तुम्हें पता है ना नोई अपने भाई को लेकर कितनी पॉजिटिव है। तो वही कहती है, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, अब तो मैंने उसे सेंड कर दी है। इधर नोई को जब अपने भाई की शादी के बारे में पता चलता है उसे तो बहुत बड़ा मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है, जिस वजह से वो पागलों की तरह सामान फेंकने लगती है। तो कभी उसे शांत करने की कोशिश करती है पर नोई उसकी भी बात नहीं सुनती कि तभी कवि की नजर टॉम की दुल्हन पर पड़ती है तो उसे बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। एक्चुअली कवि नोई की नर्स होती है और वो टॉम से बहुत प्यार भी करती
करती है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करती है टॉम को सेड्यूस करने की, पर टॉम कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखता। वो बस कभी को अपनी बहन की नर्स समझता है। एक्चुअली नोई एक जिद्दी बच्ची होती है जो अपने भाई से बहुत ही प्यार करती है और वो अपने भाई को किसी के साथ भी नहीं बांटना चाहती, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि जिस तरह उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया, उसी तरह उसका भाई भी किसी लड़की के चक्कर में उसे ना छोड़ दे। वेल नोई दिल की तो बहुत साफ होती है, लेकिन वो जिस कंडीशन से गुजर रही होती है उस वजह से वो ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई होती है। आगे तवान हॉस्पिटल आती है अपनी मॉम से मिलने के लिए। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम तो हॉस्पिटल से कहीं चली गई है। तो तवान हर जगह अपनी मॉम को ढूंढती है कि तभी उसे ते का कॉल आता है और ते उसे बताता है कि उसकी मॉम डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई है। तो तवान ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो तवान सीधा घर जाती है और अपनी मॉम को कहती है, मॉम आपने ऐसा क्यों किया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हॉस्पिटल में रहकर मैं हॉस्पिटल का बिल क्यों बढ़ाऊं, और जब मुझे लगेगा कि मेरी तबीयत सच में खराब है तो मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, लेकिन तब तक मैं घर में रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे घर में ही अच्छा लगता है। तो तवान को भी अपनी मॉम की जिद के सामने झुकना ही पड़ता है और वो कहती है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको हॉस्पिटल जाना होगा। तो उसकी मॉम कहती है, ठीक है मेरी माँ, मैं चली जाऊंगी। आगे ते तवान को कहता है, क्या तुम सच में शादी करने वाली हो, लेकिन तुम किससे शादी कर रही हो, आज तक तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना, तो फिर ये अचानक शादी का फैसला क्यों, और ऊपर से तुम्हारी मॉम को भी तुम्हारी शादी के बारे में नहीं पता, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो तवान कहती है, अभी तुम्हें मैं कुछ भी नहीं समझा सकती, मैं बाद में तुम्हें पूरी बात डिटेल में बताऊंगी, लेकिन तब तक प्लीज मेरी मॉम को मेरी शादी के बारे में मत बताना, मेरे अपने कुछ रीजन है जिस वजह से मैं ये शादी कर रही हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। तो ते भी गुस्सा होकर चला जाता है क्योंकि वो तवान से बहुत ही प्यार करता है, पर वो अपनी फीलिंग्स तवान के सामने शेयर नहीं कर पाता और अब तवान किसी और की होने वाली होती है, जिस वजह से उसे अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ टॉम को जब पता चलता है कि उसकी बहन नोई को उसकी शादी के बारे में पता चल गया है और जिसे जानकर वो बहुत ही गुस्से में है, वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी मॉम को कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया मॉम। तो उसकी मॉम अपनी गलती मानने के बजाय अपने पति पर ही सारी गलती डालने लगती है और कहती है, तुम्हारे पापा ने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं नोई को फोटो सेंड नहीं करती और ना ही इतना बड़ा बखेड़ा होता, ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। और यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो बेचारा टॉम उन दोनों की लड़ाई को देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में सोपिता टॉम की होने वाली दुल्हन की बुराइयां कर रही होती है कि तभी उधर से तवान भी आती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। तो उसे सोपिता पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो तवान भी सोपिता को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटती और सोपिता का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे टॉम तवान को कहता है, अब हम दोनों की शादी होने वाली है तो तुम्हें मेरी पूरी फैमिली से मिल लेना चाहिए, इसलिए कल हम पुकेत जा रहे हैं तो अपनी सारी पैकिंग कर लो। तो तवान जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो अपनी बीमार माँ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती और वो जाने से मना कर देती और कहती है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती। तो टॉम कहता है, आज सुबह ही मैंने तुम्हारी मॉम से बात की है, तभी तो वो ठीक लग रही थी, फिर अचानक उन्हें क्या हो गया। तो तवान कहती है, बीमारी क्या पूछ कर आती है, अभी मेरी मॉम की तबीयत खराब है इसलिए मैं तुम्हारे साथ पुकेत नहीं जा सकती, और वो मना करके वहाँ से चली जाती है। तो टॉम तवान की मॉम से मिलने के लिए सीधा उसके घर चला जाता है। तो यादा की मॉम को बीमार होने का नाटक करना पड़ता है। तो तवान कहती है, देखो मेरी मॉम की तबीयत खराब है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो टॉम उसकी मॉम से ही परमिशन मांगने लगता है। तो यादा की मॉम कहती है, तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम टॉम के साथ जाओ और उसकी फैमिली से मिल आओ। तो तवान कहती है, मॉम आप ये क्या कह रही हैं, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, मैं यहीं पर रहूंगी आपके साथ। तो यादा की मॉम तवान को धमकी देती है कि अगर तुम टॉम के साथ उसकी फैमिली से मिलने के लिए नहीं गई तो मैं तुम्हें तुम्हारा आधा पैसा नहीं दूंगी। तो तवान को मजबूरन टॉम के साथ जाने के लिए मानना पड़ता है। आगे तवान अपनी मॉम को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले से बाहर जा रही है, इसलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, दवाई टाइम पर लीजिएगा और कोई भी काम मत कीजिएगा, ठीक है। तो उसकी मॉम कहती है, मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, बस तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से काम करना, ठीक है। वेल तवान को अपनी मॉम से झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर उसे अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए ढेर सारे पैसे भी चाहिए, जिस वजह से उसे ये सब करना पड़ता है। आगे तेजू से पूछता है कि तवान की शादी किससे हो रही है, मुझे पता है कि तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता है, प्लीज मुझे सच सच बता दो कि तवान किससे शादी करने वाली है। तो जीऊ ते को पूरी बात बता ही रही होती है कि वो जिस कंपनी में काम करता है तवान उसी के मालिक के बेटे से शादी करने वाली है। तभी उधर से सोपिता आ जाती है ते से हेल्प मांगने के लिए। तो सोपिता जैसे जीऊ को ते के साथ देखती है तो उसे लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और सोपिता ते को लेकर वहाँ से चली जाती है और इन दोनों की बात यहीं पर अधूरी रह जाती है। आगे पूरी फैमिली नोई से मिलने के लिए पुकेत आती है। तो नोई की माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होती है और उस पर प्यार लुटाती है, पर नोई अपनी माँ को भाव नहीं देती, उल्टा इग्नोर करती है। तो टॉम कहता है, नोई ये कैसा बिहेवियर है, ये तुम्हारी माँ है, तुम अपनी माँ के साथ इस तरह कैसे बिहेव कर सकती हो। तो उसके पापा कहते
करते हैं, गलती भी तो तुम्हारी माँ की ही है जो अपनी बेटी को छोड़कर बैंकॉक शिफ्ट हो गई। ये भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी कितनी अकेली हो जाएगी। तो वही कहती है, बैंकॉक भी मैं तुम्हारी वजह से शिफ्ट हुई थी, अगर तुमने मुझे चीट नहीं किया होता तो मैं ये घर छोड़कर कभी भी नहीं जाती। और यहाँ पर भी ये दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं। आगे तवान नोई से मिलती है और उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है, पर नोई तवान से अच्छे से बात करने के बजाय उसे खींचकर एक थप्पड़ मार देती है, वो भी सबके सामने। तो टॉम अपनी बहन को इस हरकत के लिए खूब डांटता है और वो कभी कभी कहता है, क्या तुम मेरी बहन का इस तरह ख्याल रखती हो जो इसे छोटे और बड़े का लिहाज भी नहीं है। तो नोई कहती है, भाई आप कभी को क्यों डांट रहे हैं, ये गलती आपकी है, आपने मुझे इस बारे में नहीं बताया। और नोई यहाँ पर सबसे बदतमीजी से बात करने लगती है। नोई की इस बदतमीजी का रिएक्शन उसके पेरेंट्स पर होता है और वो दोनों मिलकर फिर से कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो नोई पूरी तरह पागल हो जाती है अपनी फैमिली को इस तरह लड़ते हुए देखकर, और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। और नोई ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सोफिता टॉम को कहती है, तुम्हें अपनी बहन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी बहन तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव है और उसे तुम्हारी होने वाली दुल्हन भी पसंद नहीं आई, जिस वजह से उसने इस तरह रिएक्ट किया। और सोफिता यहाँ पर इनडायरेक्टली तवान को ऐसा फील करवाने लगती है कि यहाँ पर उसे कोई भी पसंद नहीं करता और वो एक अनचाही दुल्हन है। तो तवान को भी गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने ही टॉम के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो सोफिता को ये सब देखकर बहुत ही जलन होती है। आगे टॉम तवान को अपने रूम लेकर आता है। तो तवान कहती है, क्या हम दोनों शादी से पहले इसी रूम में रहेंगे। और यहाँ पर तवान फिर से टॉम के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो टॉम को कहता है, किसने कहा कि हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे, तुम ऊपर वाले कमरे में रहोगी। और टॉम उसका सामान बाहर फेंक देता है और उसे भी अपने रूम से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ कभी नोई को तवान के खिलाफ भड़काने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करती, अगर उसके भाई की शादी तवान से हो गई तो तवान उसके भाई को उससे छीन लेगी और उसके बाद वो अकेली हो जाएगी। तो नोई जैसे ये सब सुनती है उसका पारा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और उसके दिल में तवान के लिए और नफरत बढ़ जाती है। आगे टॉम भी अपनी बहन से बात करने के लिए आता है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है, पर उसकी बहन उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे इग्नोर करती। तो बेचारा टॉम भी मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। आगे तवान जियो से नोई के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो किस टाइप की लड़की है। तो जियो कहती है, नोई दिल की बहुत अच्छी है लेकिन वो ऊपर से बहुत ही गर्म है, जब उसे गुस्सा आ जाता है तो वो सब पर सामान फेंकने लगती है। वेल, इसे हैंडल करना तो थोड़ा आसान होगा लेकिन तुम्हें उस नर्स से बचकर रहना होगा क्योंकि उसकी गंदी नजर है टॉम पर और वो तुम्हारे लिए बहुत सारी मुश्किल भी पैदा कर सकती है। आगे तवान नोई का दिल जीतने के लिए उसके लिए सूप बनाती है कि तभी वहाँ पर कभी आती है और तवान को टॉन्ट मारती है और कहती है, बड़े घर की लड़कियों को भी खाना बनाना आता है, क्या बात है, मुझे तो लगा था कि तुम एक गिलास पानी भी नहीं उठाती होगी अपने हाथ से और यहाँ पर तुम खाना बना रही हो। तो तवान कहती है, अभी तुमने मुझे जाना ही कहाँ है, मुझे बहुत कुछ आता है। आगे तवान नोई के लिए सूप लेकर जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात टॉम से हो जाती है। तो टॉम कहता है, क्या सच में तुमने ये सूप अपने हाथों से बनाया है, तुम जैसी रईस जादी भी खाना बनाना जानती है, ये तो बहुत ही अजीब है। तो तवान कहती है, इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे तो सब कुछ आता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना। और यहाँ पर तवान अपने ही मुंह से टॉम के सामने अपनी पोल पट्टी खोलने लगती है लेकिन बाद में अपने बातों को घुमा देती है जिस वजह से टॉम को उस पर शक नहीं होता। आगे तवान नोई को सूप पीने के लिए देती है ताकि उन दोनों के बीच की खटास थोड़ी सी दूर हो, पर कभी इन दोनों के बीच की दूरियों को कमी होने नहीं देती, उल्टा इन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करती है और जानबूझकर तवान के सूप से नोई का हाथ जला देती है और सारा इल्जाम तवान पर ही लगा देती है कि उसने जानबूझकर नोई का हाथ जला डाला। तो तवान सबको कहती भी है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया बल्कि कवि ने उसे धक्का दिया जिस वजह से नोई के हाथ पर सूप गिर गया, पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि नोई भी कवि को ही सपोर्ट करती है और सबको यही बताती है कि तवान ने जानबूझकर किया है। और बेचारी तवान कुछ भी नहीं कर पाती और कवि ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे तवान टॉम को कहती है कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तो टॉम कहता है, इस बात को छोड़ो लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। आगे हमारे विलन बैट की एंट्री होती है जो लड़कियों के साथ मिसबिहेव कर रहा होता है और उसके साथ जबरदस्ती भी कर रहा होता है कि तभी उधर से टॉम आता है, बैट को रोकता है और कहता है, तुम्हारे पापा का घड़ा भर गया है, तुमने कंपनी के साथ बहुत ही घोटाला किया है और यहाँ पर तुम मजदूरों के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, तुम्हारी अब ये मनमानी यहाँ पर नहीं चलेगी, इसलिए अब मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकालता हूँ। तो बैट कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस कंपनी से बाहर निकालने की, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो टॉम कहता है, तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत सारा नुकसान हुआ है, तुमने घोटाले किए हैं और अपनी गलती मानने के बजाय तुम यहाँ पर अपनी ही मनमानी कर रहे हो और यहाँ पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। आगे टॉम अपने पापा को बैट की गद्दारी के बारे में बताता है तो उसके पापा ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि बैट इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। कि तभी वहाँ पर तवान आती है और कवि को अपने होने वाले पति से दूर करती है और कहती है, तुम्हें काफी चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। और यहाँ पर तवान अपने
होने वाले पति पर प्यार लुटाने लगती है। तो टॉम ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार ये लड़की करना क्या चाहती है। और इधर टॉम के पेरेंट्स उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आगे तवान सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। तो तवान के सास ससुर को उसके हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है, पर नोई उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाती, उल्टा मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। तो तवान फिर भी हार नहीं मानती और वो नोई का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करती है। और इसी चक्कर में उसे पता चलता है कि नोई अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है और वो एक बैलरीना भी बनना चाहती है, पर उसका पैर उसका साथ नहीं दे रहा। तो तवान नोई के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है, ताकि वो उसे नेचर के साथ कनेक्ट कर सके और वो उसे खड़े होने में इनकरेज कर सके। तो नोई ये सब करना नहीं चाहती, पर तवान उसे जबरदस्ती करवाती, जिस वजह से नोई फूट फूट कर रोने लगती है। तो तवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तभी उधर से डॉक्टर प्रमोद भी आ जाते हैं और वो नोई को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे तवान डॉक्टर प्रमोद को बताती है कि वो नोई को बुली नहीं कर रही थी, बल्कि मैं ये चाहती थी कि नोई नेचर को फील करे। वो हमेशा कमरे में बंद रहती है, जिस वजह से वो हमेशा बोरिंग फील करती रहती है और उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। अगर वो बाहर घूमेगी फिरेगी तो उसका माइंड फ्रेश होगा और शायद वो फिर से चलने लगे। तो डॉक्टर प्रमोद कहते तुम सही कह रही हो, अगर नोई इस तरह के माहौल में रहेगी तो वो जल्द से जल्द चलना सीख जाएगी। लेकिन उसके मन में ये डर बैठ गया है कि वो कभी भी चल नहीं सकती, जिस वजह से वो कोशिश ही नहीं करती। और ये दोनों नोई को लेकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टॉम प्रमोद को कॉल करता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है और यहाँ पर बहुत सारे घायल लोग हैं, प्लीज यहाँ पर आ जाओ और उनका ट्रीटमेंट करो। तो नोई जैसे सुनती है कि फार्म में आग लग गई है और उसका भाई वहाँ पर फंसा हुआ है, तो उसे अपने भाई की फिक्र होने लगती है और वो भी जाने की जिद करने लगती है। तो वो लोग उसे ले जाना तो नहीं चाहते, पर उन्हें मजबूरन नोई को अपने साथ ले जाना पड़ता है। आगे टॉम जब नोई को ऐसी जगह पर देखता है तो उसका सारा गुस्सा तवान पर फूटता और वो कहता है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम यहाँ पर नोई को कैसे ला सकती हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पर कितना खतरा है। और यहाँ पर टॉम तवान को खूब डांटता है। तो तवान नोई की इस गलती को छुपाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर लगा देती है। घर में कोई नहीं था और मैं नोई को घर में अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आ गई। तो टॉम कहता है तो तुम भी घर में ही रुक जाती ना, तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। तो नोई को बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी वजह से टॉम तवान को डांट रहा है। तो डॉक्टर प्रमोद उन दोनों की लड़ाई को शांत करता है और कहता है मैं यहाँ पर नोई को लेकर आया हूँ, इसमें तवान की कोई गलती नहीं है, प्लीज इसे मत डांटो। तो टॉम कुछ भी नहीं कहता और चुप हो जाता है। आगे सोपिता भी तवान को खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटती। तो तवान भी कहती है मैं तुम्हारे साथ सब कुछ बांट सकती हूँ, लेकिन अपना पति नहीं, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, समझी। और तवान ये कहकर वहाँ से चली जाती। तो बेचारी कभी का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। इधर ते तवान की मॉम से मिलने के लिए जाता है और वो बातों ही बातों में तवान की मॉम को ये बात बता देता है कि तवान शादी करने वाली है। तो तवान की मॉम जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सीधा अपनी बेटी को कॉल करती है। तो तवान अपनी मॉम का शक दूर करने के लिए वहाँ पर झाड़ू पोछा वाला काम करने लगती है और कहती है मॉम आप क्या पागल हो गई हैं, मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही हूँ और आप मेरी शादी के सपने देख रही हैं। और तवान अपनी बातों से अपनी मॉम को बहला देती है और उसकी मॉम को उस पर शक भी नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और तवान को ऐसी हरकत करते हुए देख लेता है और वो कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं, वो ये सारा काम कर लेंगे। तो तवान कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, जब भी मुझे कहीं भी गंदगी दिखती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, तुम जाओ मैं साफ कर लूंगी। और तवान उसे वहाँ से भगा देती है। आगे सारे लोग बैट को पकड़ लेते हैं क्योंकि फार्म में बैट नहीं आग लगाई होती है। तो बैट टोंग से अपने किए की माफी मांगने लगता है। तो टोंग को भी बैट पर तरस आ जाता है और वो उसे माफ कर देता है। तो टॉम कहता है पापा आप इसे ऐसे कैसे माफ कर सकते हैं, इसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। तो टोंग कहता है वो हमसे अपने किए की माफी मांग रहा है, प्लीज उसे जाने दो, वैसे भी बातों को खींचकर क्या फायदा होगा, फार्म तो वापस आएगा नहीं, और इस बात को यहीं पर रफा दफा करो। आगे तवान नोई को इंकरेज करने के लिए उसके साथ एक प्रैंक करती है। तो नोई कहती है मैं अपाइज हूँ इसलिए तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो ना। तो तवान कहती है किसने कहा कि तुम अपाइज हो, तुम बस बीमार हो और बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी, अपने आप को अपाइज समझना बंद करो। तो नोई को तवान की ऐसी बातें सुनकर मोटिवेशन मिलती है और वो अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करती है, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है और वो गिर जाती है कि तभी उधर से कवि आती है और वो नोई को मोटिवेट करने के बजाय उसे ये बताती है कि वो ये सब कोशिश ना करे क्योंकि वो कभी भी नहीं चल सकती, जब वो इतने साल में नहीं चल पाई तो वो आगे क्या चल पाएगी। तो नोई को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और उसका मनोबल फिर से टूट जाता है। आगे तवान को टॉम की स्कूटी दिखती है तो वो उस स्कूटी की सवारी करती है और बहुत ही मजे से वो जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे पता चलता है कि इस स्कूटी का तो ब्रेक ही फेल है, जिस चक्कर में उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट का बलि का बकरा कोई और नहीं बल्कि टॉम होता है। पर ये एक्सीडेंट इतना अजीब होता है कि जिसे देखकर आपको तो हंसी ही आ जाएगी। आगे टॉम इसका सारा गुस्सा तवान
पर निकालता है तो तवान भी कहती है मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी इसलिए मैंने स्कूटी चलाई और मुझे क्या पता था कि उस स्कूटी का ब्रेक फेल है। तो टॉम के पापा टॉम को शांत करते और कहते हैं तवान सच ही तो कह रही है, बेचारी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है, क्यों ना तुम इसे पूरा फार्म घुमा दो, इससे इसका भी मन बहल जाएगा। तो टॉम तवान को पूरा फार्म घुमाता है। तो तवान यहाँ पर भी एक मौका नहीं छोड़ती टॉम के साथ फ्लर्ट करने का और यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा मोमेंट होता है। आगे तवान अपनी मॉम से मिलने के लिए बैंकॉक वापस जा रही होती है, पर वो जाने से पहले नोई से मिलने के लिए जाती है और उसे इंकरेज करने की कोशिश करती है। तो नोई कहती है ये झूठी उम्मीद मुझे मत दो, मैं नहीं चल सकती। तो तवान कहती ये बात तुम्हें किसने कही? तो कभी कहती है मैंने झूठ भी तो नहीं कहा है, हमें इसे झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए। तो तवान कहती है नोई मेरी बात ध्यान से सुनो, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, अगर तुम एक बार ठान लो कि तुम खड़ी हो सकती हो तो तुम ये कर सकती हो। और तवान नोई को फिर से मोटिवेट करने के लिए कहानी के तौर पर अपनी पूरी स्टोरी बताती है, जिसे सुनकर नोई तो पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। पर तवान नोई को ये स्टोरी आधी ही सुना। तो नोई कहती है जब तुम्हें पूरी स्टोरी सुनानी ही नहीं थी फिर तुमने मुझे ये स्टोरी क्यों सुनाई? तो तवान कहती है जब मैं अगली बार तुमसे मिलूंगी तब मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताऊंगी। और तवान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे तवान घर वापस आ जाती है और अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करती है।